दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। इकोनॉमिक्स में दोस्तों इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है दोस्तों उद्योग से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। इस श्रृंखला के तहत हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2023 से लेके 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 2023 के प्रश्न से जो हमारे उद्योग टॉपिक से पूछे गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारी आगामी परीक्षा 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उद्योग टॉपिक से। 2023 में पूछा गया जो पहला प्रश्न है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में दोस्तों निवेशों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों ब्रांड पहचान, दूसरा कह रहा है माल सूची, तीसरा कह रहा है दोस्तों बौद्धिक संपदा और चौथा कह रहा है ग्राहकों की डाक सूची। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने हमारे अमूर्त निवेश माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन मार्क करेंगे दोस्तों केवल 3। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों ब्रांड पहचान, सेकंड कह रहा है हमारा माल सूची, थर्ड कह रहा है बौद्धिक संपदा, फोर्थ कह रहा है ग्राहकों की डाक सूची। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने हमारे अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो हम लोगों ने ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता। कह रहा है कि वे प्रकृति में दोस्तों गैर भौतिक हैं। फिर पढ़िएगा कि जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता और वे प्रकृति में गैर भौतिक हैं। फिर से प्रश्न पढ़िएगा कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों की ब्रांड पहचान, सेकंड कह रहा है माल सूची, थर्ड कह रहा है बौद्धिक संपदा और फोर्थ कह रहा है ग्राहकों की डाक सूची। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कितने हमारे अमूर्त निवेश माने जाते हैं। तो हम लोगों ने ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, और व्याख्या पढ़ा कि जिन संपत्तियों को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता और वे प्रकृति में दोस्तों याद रखें गैर भौतिक हैं। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ प्रश्न की व्याख्या दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की। देखते हैं क्या कह रही है इसके आगे की व्याख्या। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों हमारा वे प्रकृति में क्या है दोस्तों, गैर भौतिक हैं और 1 वर्ष या उससे अधिक हेतु उपयोग किए जा सकते। इसमें दोस्तों ब्रांड मूल्य है, सद्भावना है और बौद्धिक संपदा जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट तथा कॉपीराइट आदि शामिल हैं। कह रहा है कि वे प्रकृति में क्या है दोस्तों, गैर भौतिक हैं और 1 वर्ष या उससे अधिक हेतु उपयोग किए जा सकते। इसमें दोस्तों ब्रांड मूल्य है, सद्भावना है और बौद्धिक संपदा जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट तथा कॉपीराइट आदि शामिल है। कह रहा है कि मूर्त संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसमें दोस्तों भौतिक पदार्थ होता है। इसके उदाहरणों में सूची, भवन, रोलिंग स्टॉक, निर्माण उपकरण या मशीनरी और कार्यालय फर्नीचर शामिल है। अतः विकल्प सी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है कि जिन संपत्तियों को दोस्तों भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता उन्हें अमूर्त संपत्ति के रूप में जाना जाता है और वे प्रकृति में क्या है दोस्तों, गैर भौतिक हैं और 1 वर्ष या उससे अधिक हेतु उपयोग किए जा सकते। इसमें दोस्तों क्या है, ब्रांड मूल्य, सद्भावना और बौद्धिक संपदा जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट तथा कॉपीराइट आदि शामिल हैं। और सेकंड कह रहा है पॉइंट हमारा कि मूर्त संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसमें दोस्तों भौतिक पदार्थ होता है और इसके उदाहरणों में दोस्तों सूची, भवन, रोलिंग स्टॉक, निर्माण उपकरण या मशीनरी और कार्यालय फर्नीचर शामिल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2023 में जो पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा 2023 में पूछा गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है हमारा दोस्तों 2023 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों देखिएगा, 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है 2023 में पूछा गया
दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, कह रहा दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, चलिए फिर से एक बार पढ़ेंगे पहला पॉइंट कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी कि MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश दोस्तों 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम हैं। और सेकंड कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन क्या हैं, अहर्ह हैं। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी कि MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम हैं। और सेकंड कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अहर्ह हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। केवल फर्स्ट कथन दोस्तों हमारा सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़िएगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी कि MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश दोस्तों 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम के तहत आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अहर्ह हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या इस प्रश्न की देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों ध्यानपूर्वक। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा और मानदंड 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा और मानदंड हमारे 1 जुलाई 2020 से लागू होंगे। और पहला पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड पॉइंट देखेंगे कि सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन कर निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। फिर देखिएगा कि सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन कर निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सूक्ष्म विनिर्माण एवं सेवा इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन कर निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि लघु इकाई की निवेश सीमा बढ़ाकर दोस्तों 10 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। क्या है, लघु इकाई की निवेश की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लघु इकाई की निवेश सीमा बढ़ाकर दोस्तों 10 करोड़ रुपए एवं टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। कह रहा है जबकि दोस्तों मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अब यह सीमा दोस्तों निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए कर दी गई है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों जबकि दोस्तों मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अब यह सीमा निवेश के लिए क्या है 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए दोस्तों क्या है 250 करोड़ रुपए कर दी गई है, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा कह रहा है जबकि मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए दोस्तों क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जबकि मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अब यह सीमा निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए और क्या है दोस्तों टर्नओवर के लिए हमारा 250 करोड़ रुपए कर दी गई है, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा ध्यानपूर्वक आगे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण दिशा निर्देश दिनांक 4 सितंबर 2020 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण लक्ष्य और वर्गीकरण पर प्रमुख निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप MSME को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अहर्ता रखते हैं। क्या है, देखिएगा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण दिशा निर्देश दिनांक 4 सितंबर 2020 के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण लक्ष्य और वर्गीकरण पर प्रमुख निर्देशों के अनुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप MSME को दिए गए सभी बैंक ऋण
प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्हता रखते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है हमारा कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत उपकरणों में निवेश के संदर्भ में परिभाषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए को बैंक ऋण सीमा के बावजूद ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्हता रखते हैं, जो कि 1 मार्च 2018 से प्रभावी हैं। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत उपकरणों में निवेश के संदर्भ में परिभाषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए को बैंक ऋण सीमा के बावजूद ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्हता रखते हैं, जो कि 1 मार्च 2018 से प्रभावी हैं। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रश्न को हम फिर से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दोस्तों करेक्शन करिएगा प्रश्न में। ठीक है, इसमें दोस्तों जो फर्स्ट कथन दिया गया है वह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, जबकि सेकंड कथन जो दिया गया है वह हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऑप्शन हम फिर से दोस्तों सही करेंगे। ऑप्शन जो हमारा होगा उसको हम मार्क करेंगे, केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि दोस्तों फर्स्ट कथन हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, सेकंड पॉइंट हमारा सही है, फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है दोस्तों। ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया, ऑप्शन बी केवल सेकंड पॉइंट इसका सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक, आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। आगे के प्रश्न भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में यहां पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों हमारा कि जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपए से दोस्तों 25 करोड़ रुपए के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम की कह रहा है। ठीक है, जबकि प्रश्न में यहां देखिएगा व्याख्या में क्या दिया गया, एक बार और पढ़िएगा। कह रहा है जिनके संयंत्र और मशीन में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम हैं। दोस्तों यह गलत दिया गया है। यहाँ देखिएगा जो रिवाइज्ड दोस्तों हमारा डाटा है उसके अनुसार देखिए, यहाँ थर्ड पॉइंट आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि जबकि मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए अब यह सीमा दोस्तों कितनी बढ़ा दी गई है, निवेश के लिए 50 करोड़ रुपए और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसीलिए दोस्तों कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों अब देखेंगे 2022 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको। ठीक है, उद्योग से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारत में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें दोस्तों कामगार हमारे नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें दोस्तों कामगार हमारे नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को दोस्तों संकलित करता है। तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, श्रम ब्यूरो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़िएगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें दोस्तों कामगार हमारे नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, श्रम ब्यूरो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए व्याख्या दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि भारत में दोस्तों औद्योगिक विवादों, बंदियों, छटनी और छटनी पर सांख्यिकी श्रम ब्यूरो का एक वार्षिक प्रकाशन है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर से पढ़िएगा, भारत में औद्योगिक विवादों, बंदियों, छटनी और छटनी पर सांख्यिकी श्रम ब्यूरो का एक वार्षिक प्रकाशन है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिएगा श्रम ब्यूरो के बारे में यहाँ देखिए डिटेल से। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1946 को की गई थी। फिर पढ़िएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो की स्थापना 1 अक्टूबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट पढ़िएगा कि श्रम ब्यूरो दोस्तों मजदूरी, कमाई, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंध, काम करने और रहने की स्थिति तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के कामकाज के मूल्यांकन आदि के संबंध में आंकड़े एवं संबंधित जानकारी एकत्रित व प्रकाशित करता है। उद्योगों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के अलावा कृषि और ग्रामीण मजदूर, मजदूरी
दर सूचकांक और औद्योगिक संबंधों पर आंकड़े, संगठित और असंगठित क्षेत्र में उद्योगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि भी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर से पढ़िएगा कि श्रम ब्यूरो मजदूरी, कमाई, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम कारोबार, औद्योगिक संबंध, काम करने और रहने की स्थिति तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के कामकाज के मूल्यांकन आदि के संबंध में आंकड़े एवं संबंधित जानकारी एकत्रित व प्रकाशित करता है। उद्योगों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों के अलावा कृषि और ग्रामीण मजदूर, मजदूरी दर सूचकांक और औद्योगिक संबंधों पर आंकड़े, संगठित और असंगठित क्षेत्र में उद्योगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि भी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा था, देखिएगा। कह रहा था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था, श्रम ब्यूरो। ठीक है, यानी कि लेबर ब्यूरो के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 2020 में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 2020 में पूछा गया प्रश्न, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि भारत में दोस्तों रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में दोस्तों रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा दोस्तों नियंत्रित नहीं है। फिर पढ़िएगा, वर्तमान में दोस्तों रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। थर्ड कह रहा है कि सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत में दोस्तों रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में दोस्तों काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ठीक है, और फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है दोस्तों सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। ठीक है, तो इस संदर्भ में दोस्तों जो पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, तो यह पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर पढ़िएगा थर्ड पॉइंट, इस सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए दोस्तों कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का एक उप उत्पाद है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट कि सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया दोस्तों। सेकंड और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में हमारा सही दिया गया है, जबकि रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सेकंड और थर्ड पॉइंट सही है, ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या चलिए देखते हैं दोस्तों। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की व्याख्या देखेंगे, फिर ध्यानपूर्वक आगे के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या दी गई है इस प्रश्न की। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं रासायनिक उर्वरकों के बारे में। कुछ यहाँ तथ्य दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन दोस्तों एक पोषक तत्व या कई पोषक तत्वों वाले रासायनिक रूपों में किया जाता है। क्या है, देखिएगा कि रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन दोस्तों एक पोषक तत्व या कई पोषक तत्वों वाले रासायनिक रूपों में किया जाता है। कह रहा है कि एक पोषक तत्व वाले उर्वरकों को दोस्तों सीधे उर्वरक तथा बहुपोषक तत्वों वाले उर्वरकों को मिश्रित उर्वरक कहा जाता। यूरिया को छोड़कर अधिकांश उर्वरक दोस्तों बहुपोषक तत्वों वाले होते हैं। यूरिया पानी में घुलनशील एक कार्बनिक रसायन है जिसका निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से एक उच्च दबाव और तापमान वाली औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता। अमोनिया का उत्सर्जन दोस्तों प्राकृतिक गैस से होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, अमोनिया का उत्सर्जन प्राकृतिक गैस से होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सल्फर तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण का एक प्रमुख उप उत्पाद है। कह रहा दोस्तों हमारा कि अधिकांश कच्चे तेल ग्रेड में कुछ सल्फर होते हैं जिनमें से अधिकांश को परिष्कृत उत्पादों में कठोर सल्फर को शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। वर्तमान में किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया प्रदान किया जा रहा। सरकार के नियंत्रण में यूरिया निर्माता आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर से पढ़िएगा कि रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन एक पोषक तत्व
तत्व या कई पोषक तत्वों वाले रासायनिक रूपों में किया जाता है। एक पोषक तत्व वाले उर्वरकों को सीधे उर्वरक तथा बहु पोषक तत्वों वाले उर्वरकों को मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। यूरिया को छोड़कर अधिकांश उर्वरक बहु पोषक तत्वों वाले होते हैं। यूरिया पानी में घुलनशील एक कार्बनिक रसायन है जिसका निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से एक उच्च दबाव और तापमान वाली औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उत्सर्जन प्राकृतिक गैस से होता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों सल्फर तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण का एक प्रमुख उप उत्पाद है। ठीक है, कह रहा है कि अधिकांश कच्चे तेल ग्रेड में कुछ सल्फर होते हैं जिनमें से अधिकांश को परिष्कृत उत्पादों में कठोर सल्फर को शोधन प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। आगे के पॉइंट पढ़िएगा कि वर्तमान में किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर यूरिया प्रदान किया जा रहा। सरकार के नियंत्रण में यूरिया निर्माता या आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता। अतः विकल्प भी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए उद्योग टॉपिक से दोस्तों 2017 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं प्रश्न हमारे, पढ़िएगा। कह रहा है कि दोस्तों पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम क्या है? रिकंसिलेशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? फिर पढ़िएगा कि पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ दोस्तों प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। यानी कि क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। फिर देखिएगा कि पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम यानी कि दोस्तों रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो कह रहा है कि निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है कि यह योजना दोस्तों देश के कई राज्यों में चल रही है जिसमें निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों द्वारा पारंपरिक शिक्षण माध्यमों से अर्जित कौशल को प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय ने इन राज्यों में 200 से अधिक श्रमिकों वाले निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया है। फिर पढ़िएगा, यह योजना दोस्तों देश के कई राज्यों में चल रही है जिसमें निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों द्वारा पारंपरिक शिक्षण माध्यमों से अर्जित कौशल को प्रमाणित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय ने इन राज्यों में 200 से अधिक श्रमिकों वाले निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2017 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, 2017 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की दोस्तों बात कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद या भारतीय गुणवत्ता परिषद। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि QCI का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, और फिर सेकंड कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संतुष्टियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सेकंड कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संतुष्टियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लीजिएगा कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संतुष्टियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो दोनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे QCI के संदर्भ में सही दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम कौन सा मार्क करेंगे, तो ऑप्शन दोस्तों हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही संदर्भ में हमारे QCI के जो पॉइंट दिए गए हैं वह सही हैं। चलिए कह रहा है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन दोस्तों 1997 यानी कि 1997 में भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1997 में भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मुख्यतः दोस्तों 3 संगठनों जिसे हम कहते हैं एसोचैम, फिकी एवं CII ने भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था और इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है देश भर में किसी उत्पाद की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित कर
अच्छी से अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और भारत सरकार का औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए नोडल एजेंसी है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को दी गई संतुष्टियों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। फिर से पढ़िएगा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन दोस्तों 1997 यानी कि 1997 में भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मुख्यतः 3 संगठनों दोस्तों एसोचैम, फिकी एवं सीआईआई ने भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व किया था। इस काउंसिल का मुख्य उद्देश्य देश भर में किसी उत्पाद की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित कर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। भारत सरकार का औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए नोडल एजेंसी है और कह रहा है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को दी गई संतुष्टियों के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, 2016 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहे हैं 2016 में पूछे गए प्रश्न। हम उद्योग से संबंधित दोस्तों उद्योग टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। चलिए देखेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका प्रायोजन है SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को दोस्तों प्रोत्साहित करना। और सेकंड कह रहा है कि यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो पहला कथन दोस्तों कह रहा है कि इसका प्रयोजन हमारा SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो इस संदर्भ में ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका प्रयोजन ही है दोस्तों कि SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। और सेकंड की यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की व्याख्या को देखिएगा। क्या रहा दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए कि प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में दोनों ही कथन हमारे क्या हैं दोस्तों, सही दिए गए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्तीयन हेतु शुरू की गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है युवाओं व पिछड़े क्षेत्रों में दोस्तों उद्यमशीलता व वित्तीयन को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना हेतु रुपए 10 लाख से रुपए 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करना है। ये उद्यम दोस्तों विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। कह रहा है कि गैर व्यक्ति उद्यम के मामले में 51% शेयरधारिता व नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़िएगा कि सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान है और सिडबी के माध्यम से रुपए 10,000 करोड़ की प्रारंभिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। फिर से पढ़िएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में दोनों ही कथन सही हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्तीयन हेतु शुरू की गई है और कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है दोस्तों युवाओं व पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमशीलता व वित्तीयन को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना हेतु रुपए 10 लाख से रुपए 1 करोड़ तक का बैंक ऋण प्रदान करना। ये उद्यम दोस्तों विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। गैर व्यक्ति उद्यम के मामले में दोस्तों 51% शेयरधारिता व नियंत्रक हिस्सेदारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। कह रहा है कि सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान है और सिडबी के माध्यम से रुपए 10,000 करोड़ की प्रारंभिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि इस संदर्भ में जो दोनों कथन दिए गए थे दोनों ही कथन दोस्तों हमारे सही थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया था। 2016 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2016 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों ध्यानपूर्वक। 2016 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। चलिए देखिए कह रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है हमारा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का दोस्तों लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि लघु उद्यमियों को दोस्तों क्या है, औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। व्याख्या पढ़िएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की, ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। फिर पढ़िएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। मुद्रा योजना के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। पहला पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाना है और इस योजना के तहत कुटीर व्यवसाय शुरू करने वाले आसानी से लोन ले सकेंगे। फिर पढ़िएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य है लघु उद्यमियों को ऋण प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। और पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे उद्यमों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाना और इस योजना के तहत कुटीर व्यवसाय शुरू करने वाले आसानी से लोन ले सकेंगे। सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि मुद्रा योजना के तहत दोस्तों उद्योग संबंधी प्रशिक्षण एवं व्यापार की छोटी मोटी बातें भी बताई जाएंगी जिससे व्यवसायी अपने व्यापार को बढ़ा सकें। फिर पढ़िएगा कि मुद्रा योजना के तहत उद्योग संबंधी प्रशिक्षण एवं व्यापार की छोटी मोटी बातें भी बताई जाएंगी जिससे व्यवसायी अपने व्यापार को बढ़ा सकें। आगे के पॉइंट पढ़िएगा कि यह जरूरतमंदों के लिए दोस्तों सहायता और वित्तीय मदद जल्दी से मुहैया कराएगी ताकि सही समय पर व्यवसाय प्रारंभ हो सके। कह रहा है कि यह जरूरतमंदों के लिए सहायता और वित्तीय मदद जल्दी से मुहैया कराएगी ताकि सही समय पर व्यवसाय प्रारंभ हो सके। ठीक है, तो मुद्रा योजना के संदर्भ में जितने भी पॉइंट दिए गए थे सब पॉइंटों को हम लोगों ने दोस्तों ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है। चलिए अब बढ़ेंगे 2015 में पूछे गए प्रश्न की तरफ, जो कि हमारे उद्योग टॉपिक से पूछे गए हैं। पढ़िएगा, कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको दोस्तों सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, विद्युत उत्पादन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। फिर पढ़िएगा कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, विद्युत उत्पादन। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रही है व्याख्या। कह रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन, जिसका भारांश है दोस्तों 10.32% को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य उद्योगों का महत्व उनके भारांश के रूप में जून 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार निम्नवत है। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन यानी कि भारांश 10.32% को दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य उद्योगों का महत्व उनके भारांश के रूप में जून 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार निम्नवत है। चलिए देखिएगा दोस्तों, आप लोग क्या करिएगा, एग्जाम में बैठने से पहले एक बार इसका अपडेटेड डाटा देख के एग्जाम में जाएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि कोयला उत्पादन हमारा, इसको भारांश दिया गया है 4.38%। ठीक है, कोयला उत्पादन को भारांश दिया गया है 4.38%। कच्चा तेल उत्पादन को भारांश दिया गया है 5.22%। फिर दोस्तों प्राकृतिक गैस उत्पादन को भारांश दिया गया है 1.71%। ठीक है, फिर है दोस्तों रिफाइनरी उत्पाद, जिसको भारांश दिया गया है 5.94%। ठीक है, रिफाइनरी उत्पाद। फिर है हमारा उर्वरक उत्पादन, जिसको भारांश दिया गया है 1.25%। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, कह रहा है इस्पात उत्पादन, जिसको भारांश दिया गया है 6.68%। और फिर है दोस्तों सीमेंट उत्पादन, जिसको भारांश दिया गया है 2.41%। ठीक है, कह रहा दोस्तों हमारा कि इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शामिल मदों में दोस्तों 8 मूल उद्योगों की भागीदारी लगभग कितनी है, 38% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व विद्युत उत्पादन भारांश 10.32% को दिया गया है। इसके अलावा अन्य उद्योगों का महत्व उनके भारांश के रूप में जून 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार निम्नवत हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कोयला उत्पादन 4.38%। फिर कह रहा है कि कच्चा तेल उत्पादन हमारा 5.22%। फिर कह रहा है प्राकृतिक गैस उत्पादन 1.71%।
रिफाइनरी उत्पाद है दोस्तों 5.94%। फिर कह रहा है उर्वरक उत्पादन हमारा 1.25%। फिर है इस्पात उत्पादन 6.68%। फिर है दोस्तों हमारा सीमेंट उत्पादन 2.41%। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल मदों में 8 मूल उद्योगों की भागीदारी लगभग 38% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों उद्योग टॉपिक में 2014 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं 2014 में पूछे गए प्रश्न। चलिए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है जोखिम पूंजी से हमारा क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। फिर देखिएगा कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी हमारा जोखिम पूंजी होगा। ठीक है, फिर देखिएगा व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। एक बार और पढ़ लेंगे प्रश्न को कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि समृद्ध क्या है, फिर से देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि समृद्ध निवेशक दीर्घकालीन समृद्धि परिप्रेक्ष्य वाले व्यवसायों को ध्यान में रखकर अपनी पूंजी का निवेश करना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि नए उद्यमी जो नई कंपनियों की शुरुआत कर रहे हों और जिनमें दोस्तों विकास की संभावना विद्यमान रहती है, इनमें निवेशित पूंजी को जोखिम पूंजी कहते सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह अच्छा लाभ दिला सकती है, अन्यथा यह असुरक्षा जोखिम भरा परिणाम दे सकती है। फिर पढ़िएगा कि समृद्ध निवेशक दीर्घकालीन समृद्धि परिप्रेक्ष्य वाले व्यवसायों को ध्यान में रखकर अपनी पूंजी का दोस्तों निवेश करना पसंद करते हैं। नए उद्यमी जो नई कंपनियों की शुरुआत कर रहे हों और जिनमें दोस्तों विकास की संभावना विद्यमान रहती है, इनमें दोस्तों निवेशित पूंजी को जोखिम पूंजी कहते सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह अच्छा लाभ दिला सकती है, अन्यथा यह असुरक्षा जोखिम भरा परिणाम दे सकती है। ठीक है, तो जोखिम पूंजी की दोस्तों संबंधित व्याख्या हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। बढ़ेंगे 2013 में पूछे गए प्रश्न जो हमारे उद्योग टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिएगा, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ताप शक्ति। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक व्याख्या देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है व्याख्या, इसकी ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कह रही है व्याख्या हमारी। पढ़िए, कह रहा है कि वर्ष 2004 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत में जल गुणवत्ता स्थिति एवं दोस्तों प्रवृत्ति 1990 से 2001 में प्रकाशित वेस्ट वाटर डिस्चार्ज डाटा के हवाले से स्पष्ट किया था कि भारत में पानी के सबसे बड़ा उपभोक्ता उद्योगों की स्थिति निम्नवत है। पहला है दोस्तों तापीय ऊर्जा संयंत्र 88%। फिर है दोस्तों दूसरा हमारा अभियांत्रिकी 5.05%। फिर है हमारा पल्प एंड पेपर 2.26%। फिर है हमारा चौथा वस्त्र उद्योग 2.07%। फिर है दोस्तों हमारा पांचवा इस्पात 1.29%। फिर है दोस्तों हमारा गन्ना 0.49%। फिर है हमारा सातवां उर्वरक 0.18%। कह रहा है कि इन रिपोर्टों के अनुसार तापीय ऊर्जा संयंत्र का वार्षिक जल उपभोग है कितना, 35,157.4 मिलियन क्यूबिक मीटर, जबकि अन्यों का क्रमशः है दोस्तों 2019.9, 905.8, 829.8, 516.6, 194.9, 73.5 मिलियन क्यूबिक मीटर। अतः विकल्प डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2004 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत में जल गुणवत्ता स्थिति एवं प्रवृत्ति 1990 से 2001 में प्रकाशित वेस्ट वाटर डिस्चार्ज डाटा के हवाले से स्पष्ट किया था कि भारत में पानी के सबसे बड़े उपभोक्ता उद्योगों की स्थिति निम्नवत है। पहला देखिएगा कि तापीय ऊर्जा संयंत्र हमारा प्रयोग करता है 88%। दूसरा है अभियांत्रिकी दोस्तों 5.05%। फिर है हमारा पल्प एंड पेपर 2.26%। फिर है हमारा वस्त्र उद्योग 2.07%। फिर है दोस्तों हमारा इस्पात 1.29%। फिर है हमारा गन्ना 0.49%। फिर है हमारा उर्वरक 0.18%। कह रहा है कि इन रिपोर्टों के अनुसार तापीय ऊर्जा संयंत्र का वार्षिक जल उपभोग 35,157.4 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जबकि अन्यों का क्रमशः है 2019.9, 905.8, 829.8, 516.6,
194.973.5 मिलियन क्यूबिक मीटर, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उद्योग टॉपिक से 2012 में पूछे गए प्रश्नों को, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 2012 में जो पूछा गया पहला प्रश्न कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल या पहले की है। फिर देखिएगा कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल या पहले की हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। सेकंड कह रहा है दोस्तों एकल खिड़की मंजूरी यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। और थर्ड कह रहा है कि प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस संदर्भ में तीनों ही कथन हमारे सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल या पहले की हैं। तो पहला कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। सेकंड कह रहा है कि एकल खिड़की मंजूरी यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना। और थर्ड कह रहा है दोस्तों प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यानी कि दोस्तों नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई और इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। फिर देखिएगा कह रहा दोस्तों कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमारी भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई और इसके मुख्य उद्देश्य हमारे निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान एक दशक के भीतर 2022 तक दोस्तों 25% करना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करना। फिर पढ़िएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान एक दशक के भीतर 2022 तक 25% करना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करना। सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा कि विनिर्माण क्षेत्र में दोस्तों अवसंरचनाओं के विकास के लिए कह रहा है कि पीपीपी मॉडल अपनाना यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल अपनाना दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना। ठीक है, कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान एक दशक के भीतर 2022 तक 25% करना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करना। सेकंड कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में अवसंरचनाओं के विकास के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना। और फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों का गठन। क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों का गठन। और फिर कह रहा है दोस्तों एकल खिड़की मंजूरी का प्रावधान। फिर कह रहा है कि प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष का गठन। क्या है, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष का गठन। और फिर कह रहा है कि हरित विनिर्माण प्रोत्साहन जिसमें पर्यावरण संगणना, जल संरक्षण तथा व्यर्थ जल का उपचार शामिल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन प्रयास। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और पढ़ेंगे, देखिएगा कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई और इसके दोस्तों मुख्य उद्देश्य हमारे निम्नलिखित हैं। पहला देखिएगा कि विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान एक दशक के भीतर 2022 तक 25% करना और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा विनिर्माण क्षेत्र में अवसंरचनाओं के विकास के लिए पब्लिक दोस्तों प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों का गठन। फिर कह रहा है कि एकल खिड़की मंजूरी का प्रावधान। फिर कह रहा है कि प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष का गठन। फिर कह रहा है कि हरित विनिर्माण प्रोत्साहन जिसमें पर्यावरण संगणना, जल संरक्षण तथा व्यर्थ जल का उपचार शामिल है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन प्रयास। ठीक है, तो दोस्तों हमारी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से संबंधित इन पॉइंटों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। क्या कह रहा है, 2011 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। फिर देखिएगा कह रहा है कि भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। फिर सेकंड कह रहा है दोस्तों हमारा कि खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। क्या है, फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। और थर्ड कह रहा है दोस्तों हमारा क्या, पढ़िएगा, थर्ड पॉइंट जो कह रहा है वह कह रहा है हमारा कि उद्यमियों के लिए
उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन मार्क करेंगे वह है हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही दिए गए हैं, जबकि थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में गलत दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही हैं, थर्ड पॉइंट बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर पढ़िएगा कि भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, जो कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या पहले दोस्तों हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखेंगे क्या कह रही है। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए, पढ़ेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक। कह रहा है हमारा कि भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को निम्न उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। फिर पढ़िएगा कि भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को निम्न उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। तो पहला पॉइंट पढ़िएगा कि देश में एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है देश में दोस्तों एक सुदृढ़ फूड प्रोसेसिंग क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना, कि देश में एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला का गठन। क्या है, कह रहा है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए दोस्तों एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला का गठन। थर्ड पॉइंट कह रहा है, देखिएगा कि संग्रहण दोस्तों केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और कोल्ड चेन अवसंरचनाओं के रूप में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का गठन। फिर कह रहा है दोस्तों खाद्य अपशिष्टों का न्यूनीकरण करते हुए कृषकों की आजीविका में सुधार। फिर कह रहा है कि एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र से बाजार तक एक मूल्य श्रृंखला तैयार करना। और फिर कह रहा है दोस्तों हब और स्पोक मॉडल के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत सरकार दोस्तों मेगा फूड पार्क की अवधारणा को निम्न उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि देश में दोस्तों एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना। सेकंड पॉइंट की प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला का गठन। थर्ड पॉइंट की संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और कोल्ड चेन अवसंरचनाओं के रूप में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का गठन। क्या है, संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और कोल्ड चेन अवसंरचनाओं के रूप में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक अवसंरचनाओं का गठन। और नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्य अपशिष्टों का न्यूनीकरण करते हुए कृषकों की आजीविका में सुधार। फिर कह रहा है कि एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र से बाजार तक एक मूल्य श्रृंखला तैयार करना। और फिर कह रहा है दोस्तों कि हब और स्पोक मॉडल के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों उद्योग टॉपिक से 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों अब हम और एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वह है हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत सारे संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। चलिए दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित दोस्तों प्रश्नों को हम देखते हैं। 2023 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है उसको देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए पढ़िए दोस्तों प्रश्न को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों एक क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। पढ़िएगा क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। कह रहा है कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में दोस्तों समाकलन और क्या है संगति लाते हैं। फिर पढ़िएगा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगत क्या है दोस्तों लाते हैं। फिर पढ़िएगा कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगत लाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। लघु कृषक बड़े खेत के संदर्भ में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे दोस्तों क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिए, कह रहा है हमारा कि लघु कृषक बड़े खेत यानी कि दोस्तों SFLF एक ऐसा कृषि मॉडल है जिसमें दोस्तों क्या है
लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली विसंगतियों एवं सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिए लाया गया। यह मॉडल दोस्तों सहभागी और लचीला है, जिसके तहत किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक स्वयं को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि कार्यों में दोस्तों समक्रमिक यानी कि समाकलन और संगति लाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि लघु कृषक बड़े खेत यानी कि SFLF एक ऐसा कृषि मॉडल है जिसे दोस्तों लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को आपूर्ति श्रृंखला में होने वाली विसंगतियों एवं सौदेबाजी की शक्ति की कमी के कारण होने वाली क्षति को दूर करने के लिए लाया गया। यह मॉडल दोस्तों कह रहा है कि सहभागी और लचीला है, जिसके तहत किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक स्वयं को दोस्तों समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि कार्यों में समक्रमिक यानी कि समाकलन और संगत लाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी दोस्तों लघु कृषक एवं बड़े खेत, लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का जो सर्वोत्तम वर्णन दिया गया है उससे संबंधित व्याख्या को हम लोगों ने देखा है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों 2023 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2023 में पूछा गया दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार दोस्तों काले तिल यानी कि दोस्तों नाइजर, कह रहा है कि गुई जूट या एबीसिनका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत सरकार काले तिल यानी कि नाइजर, गुइजोट या एबीसिनका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। और फिर कह रहा है कि काले तिल की खेती दोस्तों खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। क्या है? काले तिल की खेती दोस्तों खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। और फिर कह रहा है कि भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से क्या है दोस्तों, कितने कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि सभी 3। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार काले तिल यानी कि दोस्तों नाइजर, गुइजूटिया, एबीसिनका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। क्या है? काले तिल की खेती खरीफ के फसल के रूप में की जाती है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि भारत के क्या हैं, कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न का ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया। प्रश्न कह रहा था कि कितने कथन सही हैं, तो हम लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया, तीनों ही कथन सही हैं। चलिए व्याख्या इस प्रश्न की देखेंगे, क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कि भारत सरकार दोस्तों काले तिल यानी कि नाइजर, गुइजूटिया, एबीसिनका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करती है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि भारत सरकार दोस्तों काले तिल हमारे नाइजर, गुइजूटिया, एबीसिनका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत दोस्तों यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान करती है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि काले तिल की खेती दोस्तों खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। फिर देखिएगा कि काले तिल की खेती दोस्तों खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। और थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि भारत में कुछ जनजातियां हैं दोस्तों जो काले तिल के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए करती हैं। इसके साथ ही तेल निकालने के उपरांत पशुओं के चारे के लिए खल तथा मसाले के रूप में भी इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता। अतः कथन थर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे कि भारत सरकार हमारे काले तिल जिसे हम कहते हैं नाइजर दोस्तों, गुइजूटिया, एबीसिनका कि बीजों के लिए याद रखिए न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करती है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि काले तिल की खेती दोस्तों खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। यह भी पॉइंट हमारा सही है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि भारत में कुछ जनजातियां हैं जो काले तिल के तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए करती। इनके साथ ही दोस्तों तेल निकालने के उपरांत पशुओं के चारे के लिए खल तथा मसाले के रूप में भी इन बीजों का इस्तेमाल किया जाता। अतः कथन थर्ड हमारा क्या है, सही है। तो प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन हम लोगों ने मार्क किया था, तीनों ही कथन हमारे सही दिए गए थे काले तिल के संदर्भ में। चलिए देखिए 2022 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है 2022 में पूछा गया प्रश्न, पढ़िएगा कि भारत में दोस्तों चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टी बोर्ड की बात कर रहा है। कह रहा है कि चाय बोर्ड दोस्तों क्या है, एक सांविधिक निकाय है। फिर कह रहा है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से दोस्तों संलग्न निकाय है। और फिर कह रहा है कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और फिर कह रहा है कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में दोस्तों विदेशी कार्यालय हैं। ठीक है,
कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों कि चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, तो यह पॉइंट दोस्तों क्या है, हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि चाय बोर्ड जो है दोस्तों वह क्या है, हमारा एक सांविधिक निकाय है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है सेकंड हमारा कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न एक नियामक निकाय है, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। और थर्ड पॉइंट जो कह रहा है हमारा कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। जबकि फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में दोस्तों क्या है, विदेशी कार्यालय हैं, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारे याद रखिएगा बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल सही मार्क किया है, जबकि सेकंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़िएगा कि भारत में दोस्तों चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि चाय बोर्ड हमारा एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न एक नियामक निकाय है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, तो यह पॉइंट भी हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। और फोर्थ जो कह रहा है कि इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। कह रहा है कि चाय बोर्ड दोस्तों केंद्र सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि टी बोर्ड हमारा केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों एक क्या है, स्टेटरी बॉडी के रूप में कार्य कर रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, ना कि किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यानी कि दोस्तों यह कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है हमारा टी बोर्ड। फिर कह रहा है कि इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में स्थित ना होकर कोलकाता में स्थित है, अतः इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों हमारे सेकेंड और थर्ड पॉइंट गलत दिए गए थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि विदेशों में कार्यालय, वर्तमान में कह रहा है कि चाय बोर्ड के 2 विदेशी कार्यालय यानी कि दुबई और मॉस्को में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, कह रहा है कि वर्तमान में टी बोर्ड के दोस्तों 2 विदेशी कार्यालय यानी कि दोस्तों दुबई और मॉस्को में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़िएगा कि टी बोर्ड हमारा केंद्र सरकार का एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, अतः कथन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही है। और सेकेंड जो कह रहा है कि यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। याद रखिएगा दोस्तों टी बोर्ड हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ना कि हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, कह रहा है कि इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में स्थित है, प्रश्न में जबकि बेंगलुरु दिया गया था, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में स्थित है। फिर कह रहा है विदेशों में कार्यालय, तो याद रखें दोस्तों हमारे टी बोर्ड के 2 विदेशी कार्यालय हैं दुबई और मॉस्को में। कह रहा है बोर्ड के इन सभी विदेशी कार्यालयों को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रचार उपायों के लिए डिजाइन किया गया है। क्या है, कह रहा है कि बोर्ड के इन सभी विदेशी कार्यालयों को, आगे इस प्रश्न की कुछ और व्याख्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, कह रहा दोस्तों कि बोर्ड के इन सभी विदेशी कार्यालयों को भारतीय चाय के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रचार उपायों के लिए डिजाइन किया गया। ये कार्यालय याद रखें संबंधित क्षेत्रों में भारतीय चाय के आयातकों के साथ साथ भारतीय निर्यातकों के बीच बातचीत के लिए एक संपर्क कार्यालय के रूप में भी कार्य करते हैं। अतः कथन फोर्थ हमारा सही है, अतः विकल्प डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 2020 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ देखेंगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। चलिए 2020 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें दोस्तों कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में दोस्तों सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों का दोस्तों कंप्यूटरीकरण। फिर कह रहा है सामाजिक पूंजी विकास। फिर कह रहा है कि कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति। फिफ्थ कह रहा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। और सिक्स कह रहा है दोस्तों सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। ठीक है, तो इसमें दोस्तों नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। और प्रश्न कह रहा था कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें दोस्तों कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हम लोगों ने जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सेकंड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है और सिक्स पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इस संदर्भ में हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, फिर से देखिए,
कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें दोस्तों कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। क्या है यह पॉइंट हमारा सही है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण दोस्तों हम सार्वजनिक निवेश के रूप में मान सकते हैं। फिर है हमारा सामाजिक पूंजी विकास। क्या है सामाजिक पूंजी विकास। और फिर है दोस्तों जो लास्ट पॉइंट दिया गया है कि सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और सिक्स पॉइंट हमारे सही हैं। बाकी दोस्तों फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड, थर्ड और सिक्स पॉइंट हमारे सही हैं कि प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास और सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। तो यह तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत दोस्तों बुनियादी ढांचा या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। क्या है, फिर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत दोस्तों बुनियादी ढांचा या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करके देश की जनता को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है। कृषि में किसी भी तरह की सब्सिडी सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आती। फिर कह रहा है हमारा कि प्रश्नगत विकल्पों में क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कृषि में सार्वजनिक निवेश के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सरकार द्वारा शीतगार सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक पूंजी विकास यानी कृषि व इससे संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय दीर्घकाल में कृषि के विकास को ही सुनिश्चित करेंगे। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत दोस्तों बुनियादी ढांचा या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता। कह रहा है कि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करके देश की जनता को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है। कृषि में किसी भी तरह की सब्सिडी सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आती। प्रश्नगत विकल्पों में कृषि में सार्वजनिक निवेश के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सरकार द्वारा शीतगार सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक पूंजी विकास यानी कृषि व इससे संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय दीर्घकाल में कृषि के विकास को ही सुनिश्चित करेंगे। अतः विकल्प सी हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों जितने भी PYQ हम लोग हल करते चल रहे हैं, सारे PYQ को आप लोग ध्यानपूर्वक कवर करते चलिए और हमारे चैनल की तरफ से लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे चैनल को उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।